So good morning class. Today we will going to start with the uh, international monetary funds, or basically we will going to talk about how the international monetary system is working and how it has started. In the last session we have discussed about the gold standard and we have discussed about the interwar period. Let us revise one by one and let us relate it with the one aspect to the other. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें था कि सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए 100 years बैक क्या करते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे थे. मतलब ये देखा गया था कि एवरी कंट्री वाज हैविंग देयर ओन करेंसी और हर एक करेंसी की अपनी अपनी वैल्यूज है. अब एक करेंसी जो जापान की है वो करेंसी मलेशिया में चलेगी नहीं चलेगी, वी कैन नॉट से दैट दे कैन हैव दे विल बी हैविंग द सेम करेंसी. बट गोल्ड एक ऐसी चीज थी जो जिसकी वैल्यूएशन जिसकी हर जगह थी, and it can be become the major source of exchange while doing the international trade. तो 100 years बैक क्या हो रहा था, तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया एंड जब भी कोई ट्रेडिंग करी जा रही थी उसके बदले में गोल्ड दिया जाता था. एंड द गोल्ड हैड बिकम दैट सोर्स और दैट करेंसी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्रू विच द इंटरनेशनल ट्रेडिंग वाज डन. बट गोल्ड के साथ दो इश्यूज थे. पहला इशू ये था, द बेसिकली अगर मैं अपना गोल्ड दे के सामान खरीद रही हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व कम हो रहा है, और अगर मेरी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो आई एम विल बी रिड्यूसिंग माई गोल्ड रिजर्व. और जिस कंट्री की एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है वो कंट्री के गोल्ड रिजर्व बढ़ रहे होंगे. सो द गोल्ड रिजर्व बैलेंस वाज डिस्टर्बिंग फॉर द कंट्रीज. सेकेंड रीजन ये था कि ट्रांसफरिंग ऑफ द गोल्ड वाज अ वेरी रिस्की थिंग. गोल्ड हेवी होता है, उसको ट्रांसफर करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रास्ते में कोई चोरी हो सकता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. तो गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करना इतना आसान नहीं. तो आफ्टर दैट ये किया गया कि कोई एक पर्टिकुलर करेंसी को हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रेडिंग के लिए यूज की जाए, वो भी चीज की गई. बट ड्यूरिंग द इंटरवॉर पीरियड जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो नन ऑफ दी कंट्रीज वर फॉलोइंग एनी मेथड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. जो रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखे हुए थे सब लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, सब लोग अपने अपने ट्रेडिंग कर रहे थे. तो और the interwar period में we generally says कि nothing and not a proper standard was followed for the international trading. तो interwar period जब खत्म हुआ उसी ड्यूरेशन में interwar ड्यूरेशन के बाद ही आया था the Great Depression of 1930s and there was the First World War. तो ये दोनों सिचुएशंस ऐसी थी जिसने इकोनॉमीज को बहुत ही हैम्पर किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब. And reframing of the economies were very important. Boosting of the economies was very important और rehabilitation was very important. और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग. अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो किस बेस पे इंटरनेशनल ट्रेड होगा. कोई तो करेंसी चाहिए जिसके बेसिस पे हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग करें. गोल्ड स्टैंडर्ड का मेथड पहले ही फेल कर चुका था, इंटरवॉर पीरियड में कोई मेथड सक्सेसफुल किया ही नहीं था. नाउ व्हाट टू डू. तो for the purpose of having the international trading and having certain guidelines, policies, or having certain organization through which we can monitor all the international trading, एक मीटिंग की गई थी जिसके अंदर 44 कंट्रीज वर द मेंबर एंड द मीटिंग वाज डन एट द ब्रिटेन वुड्स. इसलिए इस एग्रीमेंट का नाम बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट. यहीं पे ही फाउंडेशन रखी गई फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF. एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट एक ITO दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, क्योंकि ITO की जगह हमारा फॉर्मेशन हुआ अब जो आज की डेट पे है दैट इज द WTO, in which India is the one of the founder member of WTO, that is the World Trade Organization. तो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट्स के अंदर क्या किया गया था कि US have come up except with the proposal with the, that एक करेंसी जो हमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड करेंसी यूज तो यूएस हैज कम अप एंड हैड एग्रीड कि वो अपना डॉलर पर आउंस के बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे. दैट मींस अगर कोई एक आउंस गोल्ड देता है तो $32 वो इशू करेंगे. एंड डॉलर कैन बी द करेंसी विच कैन बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेडिंग. इसीलिए पहले बोला जाता था कि डॉलर इज द करेंसी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है. ठीक है, तो वो होती भी थी. जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है डॉलर के बेसिस पे आसानी से आप कर सकते थे और डॉलर आराम से ट्रेडेबल करेंसी के अंदर आती. बट हो क्या रहा था कि अगर कन्वर्जन ठीक है, US was not that strong economy but they had agreed to do that.
बट इतना कन्वर्जन के बाद प्रिंटिंग ऑफ द डॉलर वाज मोर, सर्कुलेशन ऑफ डॉलर वाज मोर, तो डॉलर की वैल्यू में असर आने लगा था. सो इट वाज डिसाइडेड, रेट फिर से रीडिजाइन किए गए थे. जो पहले एक आउंस ऑफ गोल्ड पे $32 मिलता था, बाद में किया गया था कि एक आउंस ऑफ गोल्ड पे $42 मिलेगा. तो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू तो घट गई थी, राइट, डिवैल्यूएट किया गया था डॉलर्स को. मोर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, यूएस प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने बोला था कि नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका खुद का गोल्ड रिजर्व कम होने लगा था. जैसे ही इन्होंने अपनी वैल्यू डिवैल्यू करी, $42 के बदले में एक आउंस किया था, ठीक है. तो कंट्रीज अगर कंट्रीज अपना डॉलर दे के गोल्ड खरीदेगी तो ऑब्वियसली यूएस का गोल्ड रिजर्व कम हो जाएगा. सपोज कोई एक एक्स कंट्री है जिसके पास डॉलर्स बहुत सारे हैं and they want to increase their gold reserve. So what they can do is they can simply give the dollar to the US and get the gold in replacement of their dollar, right? यहाँ तक क्लियर है? डॉलर क्योंकि कन्वर्टेबल Yes, था ma'am. गोल्ड में, या तो गोल्ड देके भी तो मुझे डॉलर, अगर मुझे गोल्ड देके डॉलर मिल रहा है तो मुझे डॉलर देके गोल्ड भी तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? सही बात है. ठीक है. तो अगर कंट्रीज डॉलर देके गोल्ड लेना शुरू कर देंगी तो यूएस के साथ क्या होगा? उसका गोल्ड रिजर्व कम हो जाएगा, राइट. और उसी गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट में जो उसे प्रिंटिंग करनी है वो उसके लिए इशू है, राइट. उसके खुद के एक्सपेंसेस का इशू है, सर्कुलेशन ऑफ मनी इसके लिए इशू है. तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, उन्होंने बोला था कि वी कैन नॉट रन विद दिस. तो जो ये गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम बेसिकली शुरू हुआ था, इट वाज नॉट सोल्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, इट वाज अ गोल्ड एक्सचेंज, जिसमें गोल्ड वाज एक्सचेंज विद द डॉलर, ठीक है. वो भी अबॉलिश करना पड़ा था. इट वाज नॉट एबल टू हैव इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, और एक टाइम के बाद इट वाज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली. नाउ अब अगेन इंटरनेशनल ट्रेडिंग तो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं. वन कंट्री विल डेफिनेटली गोइंग टू डू द ट्रेडिंग विद द अदर कंट्रीज, राइट. तो कैसे की जाए ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग? दैट वाज अ मेजर क्वेश्चन कमिंग. व्हाट प्रोसेस शुड बी फॉलोड फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग? कैसे हम एक्सचेंज करें? तो आज की डेट पे जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं, अगर आपको सपोज यूएस घूमने जाना है, तो which currency you require to have your fun in the US or expenditure in the US? कौन सी करेंसी चाहिए होगी आपको? डॉलर. डॉलर. तो आपको डॉलर मिलेगा कैसे? डॉलर. गोल्ड दे के मिलेगा? नो मैम, अपनी रुपए देके मिलेगा. अपना रुपया दे के मिलेगा. तो कोई एक एक्सचेंज एजेंसी है जिसे हम शायद फॉरेक्स बोलते हैं, जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यस मैम. राइट. तो अगर, अच्छा, अगर हमने डॉलर एक्सचेंज कर लिया और हम जापान में जाके डॉलर के साथ घूमना चाहेंगे तो क्या घूम सकते हैं? नो मैम. नो, राइट. उसके साथ नहीं घूम सकते. मतलब हमें फिर जापानीज करेंसी चाहिए, हमें फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा. या तो अगर हम रुपए देके जापानीज करेंसी लेंगे, या हम डॉलर जो हमारे पास है उसको लेके देंगे, राइट. यस और नो? तो Yes, ma'am. हर एक कंट्री कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रही है. Yes, ma'am. हर एक कंट्री की अपनी जो करेंसी है उसकी एक एक्सचेंज वैल्यू क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है? यस मैम. ठीक है. अब एक इमेजिनरी क्वेश्चन सोचो कि सारी करेंसी की वैल्यूज अलग अलग क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमें अगर $1 लेना हो तो हमें 50 रुपए या 60 रुपए देना पड़ता है? क्यों $1 इज इक्वल टू $1 नहीं हो सकता? राइट. ये क्वेश्चन होना चाहिए ना हमारे दिमाग में. या क्या, क्यों एक पाउंड्स की वैल्यू अलग है, कितने रुपए देके हमें पाउंड मिलता है? या फिर भूटान में क्यों हमारी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है? तो ये करेंसी वैल्यूएशंस कैसे हो रही है, क्या एक्सचेंज रेट्स मेंटेन हो रहा है? तो जब फॉर्म हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी आईएमएफ, आईएमएफ में जब प्रॉपर्ली वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ फॉर्म हुआ, आईएमएफ फॉर्म हो गया था ब्रिटेन वुड्स के टाइम पे. उसका पर्पस ये था इंटरनेशनल ट्रेडिंग को देखना, और उसका पर्पस ये था कि वहां पे वो रिजर्व रखता था, और जिस कंट्रीज को बोरोइंग्स की जरूरत होती थी या बिल डिस्काउंट करने की जरूरत होती थी, उन कंट्रीज के वो बिल डिस्काउंट करता था या उन्हें बोरोइंग. For that purpose, then we had made with the World Bank, तो ये काम कर रहा है. And we are still having the International Monetary Fund, जो कि ट्रेड बैरियर्स या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर वर्क करता है. तो वन ऑफ द मेजर पॉलिसी
इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या IMF के थ्रू क्या है, दैट मेंबर कंट्रीज जो IMF के अंदर आती हैं उनका एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रहेगा, दे कैन नॉट हैव द फिक्स रेट सिस्टम। मतलब हम फिक्स नहीं कर सकते कि हमारे रुपए की वैल्यू इतनी ही रहेगी, हमारे रुपए की वैल्यू या डॉलर्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, यस और नो? यस मैम। फिक्स तो नहीं है कि इस महीने या नो इतने मैम। सालों से हमारे रुपए की वैल्यू यही चल रही है, ऐसा तो फिक्स नहीं है, वी आर चेंजिंग नो आवर मैम। वैल्यू अगेन एंड अगेन, राइट? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो IMF का कहना है कि हमें अपना जो वैल्यूएशन है एक्सचेंज रेट का वो वेरिएबल रहना पड़ेगा, फिक्स नहीं कर सकते कि हमारे रुपए की वैल्यू या हमारी करेंसी की वैल्यू ये होगी कि हमारी करेंसी खरीदनी है तो इसमें इक्वल आपको ये अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, दैट इज नॉट अ फिक्स थिंग। कुछ कंट्रीज हैं जो फिक्स मॉनेटरी सिस्टम लेती हैं लेकिन वो IMF के अंडर भी नहीं आती, क्लियर? और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दोनों मेथड फॉलो करती हैं, फिक्स भी फॉलो करती हैं, वेरिएबल भी फॉलो करती हैं। तो फॉर अ सर्टेन ट्रेडिंग दे एक लेवल तक वो फिक्स रखती हैं, उसके बाद उनका प्रोपोर्शन चेंज होके वो वेरिएबल में जाता है। तो वेरिएबल्स का जो चेंजेस है वो कैसे होता है, करेंसी की वैल्यू बार बार चेंज कैसे होती है, इट इज डन थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई। ये मैं कल भी समझा रही थी, जो लोग नहीं थे उनके लिए रिपीट कर देती हूँ। इमेजिन करो कि हमारे यहाँ पे हमने यूएस से बहुत कुछ इंपोर्ट किया, तो अगर हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें किस करेंसी में पेमेंट करना है, डॉलर में। डॉलर। डॉलर हमें मिलेगा एक्सचेंज डेस्क से, ठीक है? यस मैम। अब सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, ऑल ओवर द बहुत सारी कंट्रीज है जो डॉलर की डिमांड कर रही है, पर डॉलर की प्रिंटिंग थोड़ी कर देंगे, उतनी सारी कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। कोई भी सेंट्रल बैंक प्रिंटिंग उस हिसाब से थोड़ी करता है, राइट? अब डॉलर की डिमांड अगर बढ़ गई, ठीक है, हर कोई डॉलर मांग रहा है, तो और सप्लाई कम है, तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, राइट? मतलब इंडिया ने एग्री कर लिया कि मुझे डॉलर चाहिए चाहे डॉलर 80 रुपए का हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डॉलर की वैल्यू क्या हो गई? 80 बढ़ रुपए गई हो गई, मैम। ठीक है? वहीं इसको उल्टा करो कि यूएस से कोई सामान ही नहीं खरीद रहा, डॉलर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उल्टा ऐसा हो गया कि हमारी कंट्री से जो है बहुत लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस मैम। बढ़ेगी, राइट? तो हमारा रुपी की वैल्यू बेटर हो जाएगी। ये सारा डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, एक्सचेंज रेट की कितनी कितनी किस करेंसी की क्या एक्सचेंज रेट है। आई बात समझ में? यस मैम। आई बात समझ में? करेंसी वैल्यू फ्लेक्सिबल है, इसका एक पार्ट ये है कि ये एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, किस करेंसी की कितनी डिमांड है, और डिमांड एंड सप्लाई किस पे इफेक्ट करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कौन सी कंट्री कितनी इकोनॉमिक पावर पे, उस पर डिपेंड करता है, क्लियर? यहाँ यस तक समझ मैम। में आया? तो अभी हम जो मैम मेथड अगर मैम अगर जो यूएस है, अगर वो डॉलर को कम छापे, मैम उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी फिर तो। ऐसा नहीं होता ना कि कम छापे, अब मैं इस पे भी आती हूँ, करेंसीज कैसे प्रिंट होती हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्शन, जैसे अगर हमें अपनी करेंसी की बात करें, इंडियन रुपीज की बात करें, ठीक है, तो इंडियन रुपीज ज्यादा प्रिंट करो या कम प्रिंट करे, कहा ऐसे तो हर कंट्री करेगी, प्रिंट ही कम किया, ठीक है, ये नहीं करते हैं। यस मैम। कैसे करते हैं प्रिंटिंग? कैसे होती है, पहले बोला जाता था गोल्ड रिजर्व्स के बेस पे हम प्रिंटिंग करते हैं, जितना गोल्ड रिजर्व है उसके अगेंस्ट में आप अपनी करेंसी प्रिंट कर सकते हो। बट अब क्या होता है कि हमारी आरबीआई भी क्या करती है कि और इन दी ईयर कितनी हमारी प्रोडक्शन होने वाली है, ठीक है, या सर्विसेज होने वाली है, मतलब जीडीपी कितना होगा, कितना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, उसके बेसिस पे डिमांड को देखते हुए, हमारी मनी सर्कुलेशन को देखते हुए कितनी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, उस बेस पे वो लोग प्रिंटिंग करते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। एक साल में ये फोरकास्ट किया जाता है कि कितनी करेंसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है कंट्री के अंदर, और ये करेंसी की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं कि मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए, मुझे ज्यादा पैसे, इट इज रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, कितना हम प्रोडक्शन
प्रोडक्शंस कर रहे हैं, बेसिकली कितने हम इनकम रेज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम करेंसी ये मनी प्रिंट करते हैं। सपोज करो हमारी कंट्री ने आज इस साल 100 क्विंटल राइस प्रोड्यूस किया, सिर्फ राइस प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, हम एक इमेजिनरी कंडीशन ले रहे हैं, सिर्फ राइस प्रोड्यूस हो रहा है, 100 क्विंटल किया, एक क्विंटल का कॉस्ट था 1000, तो कितना इनकम जनरेट होना चाहिए? 1000 into 100, 1 लाख, 1 lakh. 1 लाख, राइट? तो Yes, ma'am. 1 लाख रुपया भी तो होना चाहिए इसको बायर पर सेल करने के लिए। Yes, ma'am. हार्ड मनी चाहिए नहीं चाहिए 1 लाख रुपए की? Yes, ma'am. बेचने के लिए. ठीक है, अभी हम इसमें बैंकिंग को भी हटा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लो, बैंकिंग सिस्टम को हटा दिया हमने यहाँ पे भी, हमें 1 लाख रुपया चाहिए उस बाई सेल करने के लिए। अगले साल Yes, हमने ma'am. हमने हमने फोरकास्ट किया क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, तो हम 100 क्विंटल की जगह 120 क्विंटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी प्राइसिंग हमने सपोज वही रखी या 1000 से थोड़ा सा बड़ा 1000 ही रखी, तो अब कितनी मनी की जरूरत होगी? 1 लाख 1 लाख 120 क्विंटल में इंटू 1000 करो, 1,20,000। Yes, ma'am. ठीक है, 1 लाख रुपए तो पहली सर्कुलेशन में है, और कितना चाहिए? 20,000 चाहिए, Yes, ma'am. वो प्रिंट होगा. प्रिंट होगा। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जितना चाहिए उतना प्रिंट हो गया, कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस रहती है, सिर्फ एक कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एन नंबर ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी एनालाइज्ड बिफोर प्रिंटिंग द मनी। पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक जितने भी हैं वो कितना भी मन करे उतनी प्रिंटिंग कर दे। यही तो गलती हुई थी जब वर्ल्ड वॉर हुआ, तब एक्सपेंसेस यूएस के बहुत ज्यादा थे वर्ल्ड वॉर 1 में, तो उसकी वजह से उन्होंने एक्सेस मनी प्रिंट किया, एंड दैट हैज आल्सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल ट्रेडिंग। आई बात समझ में? मैम उनकी वैल्यू नीचे गिर गई होगी. वैल्यू कब कम हो गई? इंटरवॉर पीरियड में तो खैर कभी कुछ फॉलो ही नहीं हुआ ना ढंग से, तो ये भी प्रॉब्लम था। Yes, ma'am. ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? यस मैम। कि कैसे रन कर रहा है आईएमएफ के, ये चारों स्टैंडर्ड्स किस तरह से चल रहे हैं, करंट स्टैंडर्ड्स हम क्या फॉलो कर रहे हैं, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलो, हाय, गुरप्रीत प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लो, फोटो क्लिक कर लो एक। यस मैम कर लो। डन। ठीक है, यस और भी मैम कोई हो गया। टॉपिक है जो आप लोगों को थोड़ा डाउट में लगता है तो प्लीज टेल मी, हम लोग कल उस टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। ओके। जहां जहां तुम्हें लगता है ना डिफिकल्ट है, दोबारा रिवीजन की जरूरत है, हमें दोबारा समझना है, तो हम उन टॉपिक्स को दोबारा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। Okay, ma'am. ठीक है, अब ये तो समझ में ये, अच्छा तुम गुरप्रीत तो मेरी क्लास में थी, वो उस क्लास में थी नहीं, बाकी लोगों को विनोद सर की क्लास में थे, तो टॉपिक उस टाइम पे हुआ था आप लोगों के साथ? No, ma'am. या आप लोग क्लास में नहीं गए थे? मैम उस टाइम हम यूनिट 2 पे थे. हाँ, मैम उस टाइम हम सेकंड यूनिट पे थे, सेकंड यूनिट पे, यूनिट ये 2. फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है बेटा। फिर हमें क्लास अटेंड नहीं की होगी. अब समझ में आया? Yes, ये ma'am. आईबीएम में Yes, सबसे ma'am. इम्पोर्टेंट चीज है ये समझना कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे हो रही है, एक्सचेंज कैसे चल रहा है, करेंसीज कैसे प्रिंट हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। नो मैम।